ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई बाहर हो गया है। ट्रंप लंबे समय से ओपेक की आलोचना करते थे कि उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल के जो प्राइस हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। ईरान पर छेड़ी गई जंग ने यूएई को ये फैसला लेने पर मजबूर किया है। इस फैसले का असर क्या होगा, आज के राजदूत के एक हिस्से में इस खबर को डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे अब्बास आरागची की रशिया विजिट की। जानेंगे कि मुस्तफा खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने आरागची के हाथों पुतिन के लिए जो चिट्ठी भेजी है उसमें क्या लिखा है। और ये भी जानेंगे कि क्या ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता से नाराज चल रहा है, क्या पाकिस्तान के अलावा कोई और देश मध्यस्थ बनेगा जो ईरान और अमेरिका की इस जंग को रुकवा सकेगा। आज के राजदूत में यही जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। दुबई से एक खबर आई है जो पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला सकती है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऐलान किया है कि वो ओपेक छोड़ रहा है, और सिर्फ ओपेक नहीं, ओपेक प्लस भी छोड़ रहा है। ये कोई मामूली खबर नहीं है। यूएई 1967 से यानी 1976 से ओपेक का मेंबर है, यानी लगभग 60 साल से। वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर है। ओपेक के अंदर सऊदी अरब, इराक के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है यूएई। माना क्या जाता है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तीसरा। ऐसा देश अगर इस ग्रुप को छोड़ रहा है तो ये एक ऐसी दरार है जो सालों तक भरी नहीं जा सकेगी। यूएई के इस फैसले के बाद इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड का क्या होगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन इस फैसले के पीछे कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। इसमें ईरान के साथ चल रही जंग है, अमेरिका का दबाव है, सऊदी अरब और यूएई के बीच की पुरानी खटास है। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। ओपेक जो है उसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हिंदी में कहें तो तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन या समूह। इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 1960 में बगदाद में, जब 5 देशों ने मिलकर इसे बनाया था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसमें शामिल थे। इन देशों का मकसद एक था, तेल की कीमतें कैसे तय हों, कितना तेल निकाला जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, ये फैसला अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों के हाथ से वापस लेकर खुद करना। यूएई 1967 यानी 1976 में इसमें शामिल हुआ। आज ओपेक में 12 देश हैं और दुनिया का करीब 38% तेल यही ग्रुप प्रोड्यूस करता है। अब ओपेक प्लस क्या है? 2016 के आसपास ओपेक ने रूस जैसे कुछ बड़े गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों के साथ एक एक्सटेंडेड अलायंस बनाया था। इसी को कहा जाता है ओपेक प्लस। ये ग्रुप मिलकर तय करता है कि दुनिया में कितना तेल बेचा जाएगा, ताकि कीमतें ना बहुत ज़्यादा गिरें और ना बहुत ज़्यादा चढ़ें। यूएई ने अब इन देशों से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। यूएई के एनर्जी मिनिस्टर सुहेल अल मजरूई ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है, ये फैसला सेक्टर की पॉलिसी के हिसाब से लिया गया है और लॉन्ग टर्म मार्केट का जो फंडामेंटल्स उसके साथ मेल खाता है। उन्होंने ओपेक के साथ दशकों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा। खबरों के मुताबिक यूएई की जो एग्जिट है वो 1 मई 2026 से लागू होगी। अब सवाल ये आता है कि यूएई ने ये फैसला लिया क्यों? इसकी 3 वजह मालूम पड़ती हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली वजह है प्रोडक्शन कोटा का झगड़ा। ओपेक में हर देश को एक कोटा दिया जाता है, यानी आप एक दिन में इतने ही बैरल तेल निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। यूएई की जो कैपेसिटी है यानी क्षमता है वो करीब 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज़्यादा है, लेकिन ओपेक के कोटा सिस्टम ने उसे 3 मिलियन बैरल के आसपास सीमित कर रखा है। यूएई की जो सरकारी ऑयल कंपनी है उसका नाम है एडनॉक यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। उसने प्लान बनाया है कि 2027 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ले जानी है। इसके लिए एडनॉक ने 2023 से 2027 के बीच $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान भी रखा हुआ है। अब समझिए दिक्कत क्या है। आप 5 मिलियन की कैपेसिटी बना रहे हैं, लेकिन ओपेक आपको 3 मिलियन पर ही रोक देता है। मतलब आपकी आधे से ज़्यादा कैपेसिटी बेकार पड़ी रहती है। यूएई को ये कब तक मंजूर होता? कई सालों से यूएई और सऊदी अरब के बीच इसी कोटा को लेकर तनाव चल रहा था। दूसरी वजह इस वक्त चल रही ईरान की जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट। पिछले 2 महीनों से खाड़ी का जो तेल है वो ठीक से नहीं निकल पा रहा है।
कुवैत, इराक, सऊदी अरब, यूएई सबकी प्रोडक्शन गिरी हुई है। EIA यानी अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अप्रैल में खाड़ी के देशों ने मिलकर रोज़ाना करीब 9 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया। यूएई की शिकायत ये रही कि इस पूरी जंग में जब ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले किए तो उसके अरब भाइयों ने, अरब ब्रदर्स ने पॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज उसका साथ नहीं दिया। किसका? यूएई का साथ नहीं दिया। अब इसी पर थोड़ी बात करते हैं। 27 अप्रैल को यानी यूएई के ओपेक छोड़ने के ऐलान के एक दिन पहले गल्फ इन्फ्लुएंसर्स फोरम में एक सेशन हुआ। यूएई के राष्ट्रपति के डिप्लोमेटिक एडवाइज़र जो हैं अनवर गरगाश, उन्होंने वहां उस फोरम में जो बयान दिया, उस बयान ने हलचल मचा दी। गरगाश ने कहा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दूसरे जो देश हैं वो एक दूसरे को लॉजिस्टिकली तो सपोर्ट करते हैं, इस वॉर में भी किया, लेकिन पॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज उनकी पोजीशन ऐतिहासिक रूप से सबसे कमज़ोर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अरब लीग से उन्हें ऐसी कमज़ोर पोजीशन की तो उम्मीद थी, इसमें उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन जीसीसी से उन्हें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और इस बात ने उन्हें चौंकाया है। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये 6 देशों का समूह है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान इसमें आते हैं। ये ग्रुप बना था 1981 में ताकि खाड़ी के देश एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी, इकॉनमी और पॉलिटिक्स में के साथ इन सब मौजू में, इन सब विषयों में एक साथ खड़े रहें। गरगाश का इशारा साफ था, जब ईरान यूएई पर हमला कर रहा था तब बाकी अरब देशों ने उतना मजबूत स्टैंड नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। ये बात इसलिए और नाजुक है क्योंकि यूएई और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में पहले ही ख़राब हो चुके थे। 30 दिसंबर 2025 को सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमले किए थे। सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई से एक जहाज़ हथियार लेकर आया था जो साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को दिए जा रहे थे, और ये काउंसिल यमन में अलगाववादी ग्रुप है जिसे यूएई सपोर्ट करता है। यूएई ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन माना कि उसने वहाँ के लिए वाहन भेजे थे, कुछ लॉजिस्टिक भेजे थे। इस घटना के बाद यूएई ने यमन से अपनी बाकी फ़ौज भी हटा ली, यानी सऊदी अरब यूएई के बीच की दरार इस ओपेक एग्जिट से बहुत पहले से ही दिख रही थी। अब चौथा एंगल आता है जो अमेरिका का है। ट्रंप कई बार ओपेक पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप रहा है कि ओपेक तेल की कीमतें ऊंची रखकर बाकी दुनिया को लूट रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका खाड़ी देशों को मिलिट्री प्रोटेक्शन देता है और बदले में ये देश तेल की कीमत बढ़ाकर अमेरिका का ही नुकसान करते हैं। यूएई अमेरिका का करीबी सहयोगी है, ये बात दुनिया जानती है। नवंबर 2024 में दोनों देशों ने $100 बिलियन की क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पर साइन की थी। ऐसे में जब अमेरिका ओपेक के खिलाफ है और यूएई को खुद ओपेक के कोटा सिस्टम से दिक्कत है, तो दोनों के इंटरेस्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं। यही वजह है कि कई एनालिस्ट इस फैसले को ट्रंप की पॉलिटिकल जीत के तौर पर भी देख रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस फैसले का असर क्या होगा? पहला असर हम आपको बताते हैं। ओपेक की ताकत कम होगी। यूएई अकेला ऐसा ओपेक का देश था सऊदी अरब के साथ जिसके पास स्पेयर कैपेसिटी थी, यानी ज़रूरत पड़ने पर तेल का प्रोडक्शन फटाफट बढ़ाने की क्षमता। यूएई के बाहर निकलने से ओपेक की मार्केट को कंट्रोल करने की पावर घटेगी। दूसरा, सऊदी अरब को सीधा झटका लगेगा। सऊदी अरब ओपेक का डी फैक्टो लीडर है, यानी अनऑफिशियली मुखिया। उसके सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद पार्टनर का जाना उसके लिए डिप्लोमेटिक हार है। अब सवाल ये उठेगा कि क्या बाकी देश जैसे इराक या नाइजीरिया भी इसी रास्ते पर सोचेंगे? तीसरा ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। कतर ने 2019 में ओपेक छोड़ा था, इक्वाडोर भी निकल गया था, इंडोनेशिया ने भी 2016 में अपनी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी थी, अंगोला 2023 में बाहर हो गया था। अब यूएई का इस लिस्ट से जाना सबसे बड़ा झटका है क्योंकि वो फाउंडिंग एरा का एक बड़ा प्रोड्यूसर था। चौथा ये कि भारत और चीन जैसे जो बड़े तेल इंपोर्टर देशों के लिए ये एक मिक्स्ड न्यूज़ है। एक तरफ अगर यूएई ज़्यादा तेल बेचना शुरू करता है तो सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हॉर्मूज़ का संकट सुलझे। अभी तो हालात ये हैं कि यूएई अपनी मौजूदा कैपेसिटी का तेल भी ठीक से शिप नहीं कर पा रहा है, उसे मार्केट में बेच नहीं पा रहा है। यूएई का ओपेक छोड़ना सिर्फ एक एनर्जी डिसीज़न नहीं है,
ये कई सालों की दबी हुई नाराज़गी का नतीजा है। कोटा का झटका है, ईरान की जंग में मिला कमज़ोर साथ है, सऊदी अरब से बढ़ती दूरी, अमेरिका के साथ बढ़ती नज़दीकी, ये सारी चीज़ें मिलकर इस फैसले तक पहुंची हैं। ओपेक के 60 साल के इतिहास में ये सबसे बड़े मोड़ों में से एक है। अब देखना ये है कि सऊदी अरब क्या करेगा। क्या वो यूएई को मनाने की कोशिश करेगा? क्या वो प्राइस वॉर शुरू करेगा या खामोशी से झटका सहेगा? ओपेक प्लस की अगली मीटिंग पर पूरी दुनिया की नज़र होने वाली है। अब आइए राजदूत के दूसरे हिस्से पर। आग जलती रहे, चाय पकती रहेगी। चाय पकेगी तभी तो बिकेगी, और जितनी देर तक आग जलेगी चाय भी उतनी वक्त तक बिकती रहेगी। पाकिस्तान भी इन दिनों कुछ ऐसा ही चाह रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच उसकी मध्यस्थता से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। अस्थायी तौर पर जंग रुकी है। पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह से सीज़ फायर बचा रहे, फिर से हमने शुरू ना हो जाए, बातचीत चलती रहे। जब तक बातचीत चलेगी तब तक पाकिस्तान की वाहवाही होगी, चर्चा होगी, हेडलाइंस मिलेगी पाकिस्तान को, और ट्रंप की कृपा भी उस पर बनी रहेगी, क्योंकि बकौल ट्रंप आसिम मुनीर के कहने पर ही उन्होंने ईरान पर हमले स्थगित किए हुए हैं। पर क्या ईरान आगे भी पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका से बातचीत करने के लिए राज़ी होगा? एक ऐसे समय में जब अमेरिका के लगाए हुए ब्लॉकेट से रोज़ाना ईरान को लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी ब्लॉकेट की वजह से ईरान व्यापार नहीं कर पा रहा है, अपने जहाज़ कहीं नहीं बेच पा रहा है, उसके ऑयल टैंकर्स बंदरगाहों में जमा हो रहे हैं। आलम यह है कि कार्ग आइलैंड समेत दूसरी जगहों पर ऑयल स्टोरेज जो ईरान का है वो कम पड़ रहा है। पर पाकिस्तान एक मध्यस्थ की हैसियत से भी ईरान की कोई मदद नहीं कर पा रहा है। मदद करना तो दूर, वो बातचीत के दौरान हुई अमेरिकी कोताहियों को भी कबूल नहीं कर रहा है, जिस तरह पहले के मध्यस्थ किया करते थे। जिस भी पार्टी की तरफ से कोताही बरती जाती उसे पॉइंट आउट कर दिया जाता। उदाहरण ओमान का हमारे सामने है। ईरान और अमेरिका की बातचीत पहले ओमान की राजधानी में हुई, फिर जिनेवा में कुछ मीटिंग्स हुई ईरान और अमेरिका के बीच। जिनेवा में भी जो मध्यस्थ था वो ओमान ही था। जब जिनेवा की आखिरी मीटिंग ख़त्म हुई उसी वक्त अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब ओमान ने खुलकर अमेरिका की आलोचना की थी। ओमान के विदेश मंत्री ने खुलकर दुनिया को बताया कि ईरान तो अमेरिका की लगभग सभी शर्तें मानने के लिए राज़ी हो गया था, लेकिन अमेरिका ने इसराइल के दबाव में हमला कर दिया। ओमान ने अमेरिका की कोताही उस समय और उसके गलत कदमों को उस समय उसकी आलोचना की थी अमेरिका की, और दुनिया को भी बताया था। बतौर मध्यस्थ उसने अपनी ड्यूटी निभाई थी। पर क्या पाकिस्तान ऐसा करने में सफल रहा है? क्या पाकिस्तान पूरी निष्पक्षता से अपनी ड्यूटी निभा रहा है? ईरान के सांसद इब्राहिम रेज़ाई ऐसा नहीं मानते हैं। रेज़ाई जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के स्पोक्स पर्सन भी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान इस बातचीत के लिए एक उचित मध्यस्थ नहीं है। वो हमेशा ट्रंप के हितों का ध्यान रखता है और अमेरिकियों की कोताहियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता। रेज़ाई ने अपनी बात को साबित करने के लिए 3 उदाहरण पेश किए हैं। पहला, रेज़ाई कहते हैं कि अमेरिका ने पहले ईरान का युद्ध विराम प्रस्ताव कबूल किया और फिर बाद में उससे मुकर गया। पाकिस्तान को ये बात दुनिया को बतानी चाहिए। दूसरी बात, वो कहते हैं कि अमेरिका पहले ईरान की फ्रोज़न प्रॉपर्टीज़ रिलीज़ करने के लिए राज़ी हो गया था, लेकिन बाद में वो मुकर गया। और तीसरी, सीज़ फायर में लेबनान में भी जंग रोकने की बात लिखी हुई थी, लेकिन अमेरिका इससे मुकर गया। तो पाकिस्तान ने एक बार भी अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं किया और दुनिया तक को ये नहीं बताया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। यानी पाकिस्तान की मध्यस्थता के खिलाफ अब ईरान में कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं। कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि अब्बास अराक्ची ने जो 3 देशों का हालिया दौरा किया है वो मध्यस्थ बदलने के लिए ही किया गया है। अराक्ची ओमान, पाकिस्तान और रूस होकर आए हैं। रूस में उनकी मुलाकात पुतिन से भी हुई है। पुतिन ने अराक्ची से कहा है कि हमसे जो बनेगा हम करेंगे। रूस ईरान के साथ खड़ा है और ऐसी ही खड़ा रहेगा। अब्बास अराक्ची सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनी की चिट्ठी और उनका संदेश पुतिन के लिए लेकर आए थे। अब पुतिन ने भी ये बात कंफर्म कर दी है। मुस्तफ़ा ख़ामेनी कहाँ है, इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि वो इलाज के लिए मॉस्को में ही हैं। ईरान ने ये रिपोर्ट बताई झूठी। फिर एक बात ये भी बोली जाने लगी कि मुस्तफ़ा रूस में नहीं बल्कि तेहरान में मौजूद रूसी दूतावास या काउंसलेट में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है।
रूसी दूतावास में उन्हें इसलिए रखा गया, ऐसा दावा किया जा रहा था, ताकि इसराइल या अमेरिका उन पर हमला ना कर सके, क्योंकि किसी देश के दूतावास पर हमला करना या काउंसलेट पर हमला करना उस देश पर हमला माना जाता है। ऐसे में अमेरिका और इसराइल की सीधी रूस से जंग शुरू हो सकती थी। तो इसराइल ऐसा नहीं चाहेगा और अमेरिका भी ऐसा नहीं चाहेगा, इसलिए उन्हें मॉस्को के, माफ़ कीजिएगा, रूस के जो दूतावास है तेहरान में, वहाँ रखा गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, पर इसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं हो सकी है। हम नहीं जानते मुस्तफ़ा कहाँ है और कब तक दुनिया के सामने आएंगे, पर पुतिन को उन्होंने चिट्ठी भेजी है। पुतिन ने भी मदद का वादा किया है। ये सब उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान की मध्यस्थता कमज़ोर पड़ रही है। कराची के विज़िट के दौरान क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं दमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि रूस मध्यस्थता करने के लिए राज़ी है, तैयार है, आप बस हाँ बोलिए। क्या ईरान हाँ करेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। पर पिछले एक हफ्ते में ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ हुआ है, उसने ये साफ कर दिया है कि ये जो टकराव है वो ख़त्म होने से अभी काफ़ी दूर है। कागज़ पर सीज़फायर ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़मीन पर हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका ने सीज़फायर को आगे बढ़ाया है, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। असली टकराव का केंद्र बना हुआ है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ईरान इस रास्ते पर दबाव बनाए हुए है, जबकि अमेरिका ने ईरानी जहाज़ों और पोर्ट्स पर अपनी पकड़ ढीली भी नहीं की है, जिससे ईरान का नुकसान हो रहा है। नुकसान ऐसे हो रहा है कि ईरान ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो तो कर रहा है, लेकिन उसे समंदर के रास्ते बेच नहीं पा रहा है। इससे स्टोरेज की समस्या भी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत खार्ग आइलैंड में आ रही है, क्योंकि यही छोटा सा द्वीप जो है वो ईरान की पूरी ऑयल इकॉनमी का दिल है। ईरान के कुल ऑयल का एक्सपोर्ट का लगभग 90% यहीं से निकलता है और यहीं पर करीब 30 मिलियन बैरल तक तेल जो है स्टोर करने की क्षमता है। अब यहाँ से तेल तो निकाला जा रहा है, लेकिन बाहर नहीं भेज पा रहे हैं ईरानी यहाँ से तेल। खार्ग आइलैंड से जुड़ा ईरान का जो आउटपुट है रफली 3 से 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास रहता है, लेकिन ब्लॉकेड के बाद एक्सपोर्ट स्लो हो गया है। हर दिन 10 से 11 लाख बैरल तेल बस जमा हो रहा है। अब स्टोरेज की हालत क्या है? रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि करीब 13 मिलियन बैरल की जगह बस बची है। इस स्पीड से देखें तो 12 से 13 दिन में ही पूरा स्टोरेज फुल हो सकता है। ईरान के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए ईरान इससे निपटने के लिए एक नई तिकड़म आजमा रहा है। उसने अपना एक पुराना शिप एक्टिव किया है, नाशा शिप, जिसे समंदर में चलने वाला घोस्ट शिप भी कहते हैं। वजह है इसका काम करने का तरीका। ऐसे टैंकर्स अक्सर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। जब ट्रैकिंग बंद होती है तो जहाज़ रडार से गायब हो जाता है, इसलिए इसे घोस्ट शिप कहते हैं। इस तरीके से ईरान अपने ऑयल मूवमेंट को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, ताकि सैंक्शंस लगाने वाले जो देश हैं उनकी नज़र से बचा जा सके। पर ईरान ऐसे कितने टैंकर्स भर लेगा? जाहिर सी बात है, एक समय के बाद उसकी ये लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसने अब ट्रंप को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पहले हॉर्मुज़ की समस्या सुलझाते हैं और फिर बाद में न्यूक्लियर टॉक कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। रॉयटर्स ने अब रिपोर्ट किया है कि ट्रंप इस वाले प्रस्ताव से खुश नहीं है। शायद ये वाला जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट करें ईरान का। वैसे इस बातचीत में खुश कोई भी नहीं है। नेगोशिएशन इसी का तो नाम है। एक कदम आप पीछे खींचिए, एक कदम सामने वाला खींचेगा, पर यहाँ दोनों पार्टी हिलने के लिए भी राज़ी नहीं है। कम से कम दिख तो ऐसा ही रहा है। अब इस संकट में पुतिन की एंट्री हुई है। पुतिन ने आराक्ची से कहा है उनके विजिट के दौरान कि हमने देखा है कि ईरानी बहुत बहादुरी से लड़े हैं, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। कहने को आराक्ची की जो रशिया की विजिट है बस एक फ़ोटो ऑप में समेटी जा सकती थी। कहा जा सकता था कि ये फ़ोटो ऑप के लिए बस हुई है। ये भी कहा जा सकता था कि बस ऑप्टिक्स के लिए यात्रा हुई है। पर इस जंग में रूस की भी भूमिका रही है शुरुआत से ही। रूस ने इस जंग में बंदूक उठाकर मैदान में उतरने का रास्ता नहीं चुना। उसने ईरान को बैकडोर सपोर्ट किया। सबसे पहले बात खुफिया मदद की करते हैं, जहां रूस ने ईरान को अमेरिकी सेना की मूवमेंट, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की लोकेशन और मिसाइल सिस्टम की जानकारी तक पहुंचाई है। ये बात खुद इस्राएली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने भी रिपोर्ट की है। रूस ने ईरान के साथ सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा भी शेयर किया है, जिसमें ईरान अपने हमलों को ज़्यादा सटीक बना सका। रूस को ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम की समझ और मॉडर्न वॉरफेयर के टूल्स में ईरान की मदद जारी रखी गई। इस वॉर के दौरान भी
यानी हथियार कम दिए गए लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की ताकत बढ़ा दी गई। फिर डिप्लोमेटिकली सपोर्ट भी रूस ने ईरान को दिया, जहां यूनाइटेड नेशंस में रूस ने हर उस कोशिश को कमज़ोर किया जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेर सकती थी, वीटो कर दिया करता था प्रस्ताव। अमेरिका के हमलों की आलोचना भी की यूएन में रशिया ने, और ईरान को पूरी तरह अकेला पड़ने से बचाया गया। तो रशिया ने इस तरह से ईरान को सपोर्ट किया। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी नोट पर आज का राजदूत ख़त्म करते हैं। इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आयान ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।